हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विनी साइंस क्लासेस पे। मैं हूं आपका साइंस मेंटोर राजकुमार सैनी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो पहले इसका पहला पार्ट देख लेना। यहाँ तक मैंने वो चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। आज हम करेंगे ओम्स लॉ। ये बहुत ही इजी लॉ है, पर लेकिन बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पहले मैं आपको ना एक क्वेश्चन था पीछे, वो बताता हूँ। थोड़ा सा करेक्ट करवाना था, मैंने जल्दबाजी के अंदर उसका आंसर अलग लिख दिया था। देखो यहाँ लिखो, ये वाला क्वेश्चन। नेम ए डिवाइस दैट हेल्प मेंटेन टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्वेश्चन का देखो। यहाँ इसने पूछा मेंटेन मींस आप कोई भी कंडक्टर वायर ले रहे हो, कुछ भी कोई भी कंडक्टर आपने लगाया है, उसके बीच के अंदर आपने उसके दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज को आपने डिफरेंस रखना है। तो आपको पता है वोल्टेज डिफरेंस के लिए ही अपने क्या लगाते हैं, सेल या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बैटरी आपको पता है प्लस और माइनस। यही आपको पता है इन दो पॉइंट के बीच में या पूरे कंडक्टर वायर के पॉइंट के बीच के अंदर क्या मेंटेन रखता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे या फ्लो करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, करंट। तो इसने यहाँ ये पूछा था कि उस डिवाइस का नाम बताओ जो मेंटेन रखता है पोटेंशियल डिफरेंस ये कंडक्टर के बीच में। तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, इलेक्ट्रिक सेल या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, बैटरी। तो आप दोनों में से कोई भी नाम लिख के आ सकते हो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में काम आता है। और देखो यही अगर ये क्वेश्चन ये आ जाता कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन मेजरमेंट कौन करता है, ये देखो लिखा हूँ ऊपरी बार। अगर पोटे ये मैंने उस दिन इस हिसाब से बता दिया था आपको। ये देखो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर की बात आ जाए तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर आपको पता है हमेशा कौन से पॉइंट के बीच में लगता है, पैरेलल। ये हमेशा पैरेलल अक्रॉस। और ये क्या मापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में, याद रखना। ये सिंपल सा था, ये उस दिन रह गया था, फिर मैंने सोचा करवा देता हूँ आपको। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अब सुनो, ओम्स लॉ बेसिक सा लॉ है। वैसे ओम्स आपने बताया क्या था उसके बारे में आपको बताता हूँ। सिंपल सा लॉ है, वैसे इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो इसने पहले रिलेशनशिप किस किस के बीच में दी है, एक तो आपके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा और उसके अंदर जा रहे करंट की बात करेगा। मींस किस किस के बीच में लॉ दिया इसने, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस V के बीच में और करंट का मींस इलेक्ट्रिक करंट का मीन, इन दोनों के बीच में इसने रिलेशनशिप दिया है। उस रिलेशनशिप को मैं आपको थ्योरी पढ़ाने से पहले थोड़ा बताता हूँ। ये लिखी हुई थ्योरी, और थ्योरी आपको बाद में समझनी पहले ये सुनो। सिंपल सी बात, आपने अभी ये किया था, ये कोई कंडक्टर वायर है, इसको आपने सेल से जोड़ दिया, ठीक है। अब आपको पता है कोई भी सेल है, ये की वगैरह चलो आप लगा ही लोगे। मान लो ये पूरा सर्किट बनाते हैं, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हैं V। अब सुनो, ये आपको पता है कोई भी सेल है या कोई भी बैटरी है, ये इसके दो पॉइंट के बीच में जो कंडक्टर लगा है मान लो, उसके बीच के अंदर क्या रखेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेंटेन करके रखेगा। अब सुनो, इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपने कैसे बोलते हैं, वी से। इससे बोलेंगे वी से। और इसके अंदर इसी वी के कारण आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंट है तो उसके अंदर क्या फ्लो होंगे, चार्ज। और चार्ज को फ्लो क्या बोलते हैं, करंट। चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं, करंट। अब देखो, मान लो अगर मैंने 5 वोल्ट की बैटरी ली मान लो, तो 0.1 एम्पियर अगर इसमें करंट चला। अगर मैंने मान लो यहाँ बैटरी के पोटेंशियल बढ़ा दिया, 5 से यहाँ 10 कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर इस V के कारण इसमें करंट जा रहा है। और V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहा हूँ तो उसकी इलेक्ट्रिक करंट या धारा का मान तो ज्यादा ही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.2, या जितना भी बढ़े उस हिसाब से। मीन्स क्या है, ये I है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के। यही ओम साहब ने बताया था, यही ओम साहब ने बताया था कि दो पॉइंट के बीच में, कोई कंडक्टर वायर के दो पॉइंट के बीच में जो भी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा रखा है वो पूरा का पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है। याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला हूँ, इक्वल नहीं बोला। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई के। ये इन्होंने रूल दिया था, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने लगाया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई के। वी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये किसका साइन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स इसको बढ़ा रहे हो तो ये चीज बढ़ेगी, इसको घटा रहे हो तो ये चीज घटेगी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक। इतना सा ही रूल था, एक याद रखना। इस वायर की आपने फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करनी है। मीन्स ये प्रैक्टिकल करते टाइम भी ऐसे ना हो आप इसकी लेंथ चेंज कर दो, टेम्परेचर चेंज कर दो, तो उससे तो रेजिस्टेंस मतलब कुछ फर्क आएगा, आगे बताता हूँ आपको। तो देखो ये बराबर नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको बराबर करने के लिए यहाँ एक कांस्टेंट आएगा,
उसी कांस्टेंट को बोलते हैं आर। उसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? आर। आर है कांस्टेंट। अब इसके आर के बारे में आपको सारा कुछ बताता हूँ। पहले वो थ्योरी कर लेते हैं, ये वाली भी ओम्स लॉ क्या था। ये देखो थ्योरी, अब आपको थ्योरी इजी से समझ में आ जाएगी। ये साइंटिस्ट के बारे में बताया अभी। ओम्स लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे अपना लो देते हैं, अपनी यूनिट, अपना नाम, ताकि उनका नाम हमेशा याद रखना है, इसलिए देखो जर्मन फिजिस्ट थे सिमन ओम। ये देखो लिखा हुआ साइमंस ओम है, इन्होंने दिया। अब देखो रिलेशनशिप दिया है किस किस बीच में, आपको बताया था करंट के बीच में, मेटेलिक वायर के अंदर जो करंट जा रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, जो उनके टर्मिनल के बीच में लगे। तो उसमें उन्होंने क्या बोला, सिंपल सी बात अभी बताया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसमें है? करंट में। अगर एक आप वायर ले रहे हो मेटेलिक वायर, देखो ये सिंपल सा इन्होंने लिखा, जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, जो दो एंड पे लगा है मेटेलिक वायर के, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मेटेलिक वायर में जो आपने V लगाया दो पॉइंट के बीच में, देखो ये लिखा हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और अभी बताया था वायर की फिजिकल स्टेट आपने सेम रखनी है, तो ये देखा हुआ टेम्परेचर रिमेन द सेम, मींस फिजिकल स्टेट आपने सेम रखनी है। इसी को क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, बिल्कुल सिंपल सा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और अभी यार मैंने बताई थी, इसने एक स्टेप लिखा नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और V को आप ऐसे भी लिख सकते हैं V R I। R क्या है? ये कांस्टेंट। तो अब इसको लिखोगे तो ये आएगा V बाई I, V बटा I, तो यहाँ R आ गया। ये देखो ऐसे लिखा बुक वाले, ये लिखा कांस्टेंट, ये लिखा R, वापस ये वाला जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, वीर से याद भी रहेगा। अब सुनो आर है क्या। आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? रुकावट, ऑब्स्टेकल। आपको पता है ये रेजिस्टेंस फिर किस में रुकावट पैदा पैदा करेगा? करंट के अंदर। किसके अंदर? करंट के अंदर। ये रेजिस्टेंट है, रेजिस्टिविटी, सॉरी रेजिस्टेंस भी उसको करंट को जाने नहीं देगा, ये हमेशा याद रखना। यहाँ पे लिखा भी है इसके बारे में, बताता हूँ आपको। ये रहा, आपको पता है अगर किसी वायर के अंदर रेजिस्टेंस का मीन क्या है? वो उसके अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं उनका हमेशा ही रेजिस्ट करेंगे, उनको जाने नहीं देंगे। मीन्स अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम, क्योंकि वो ज्यादा विरोध करेंगे, उसको आगे जाने नहीं देंगे। ये देखो लिखा भी है उसने, रेजिस्टेंस है क्या, ये लिखा हुआ। आर एक कांस्टेंट है मेटेलिक वायर का, उसे गिवन टेम्परेचर पे लिखा, उसे क्या लिखा है? रेजिस्टेंस। और ये क्या लिखा? द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। ये याद रखना, अगर ये सिंपल सा अगर आपसे पूछे रेजिस्टेंस होता क्या है, कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसको रेजिस्ट करेगी? फ्लो ऑफ चार्ज को। रेजिस्टेंस को कम ज्यादा अपने कर सकते हैं वो कंडीशन अप्लाई करके। ये हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब आपको पता है अपना ये है, इससे बना लो आर बराबर V अपॉन आई, सिंपल सी। यहाँ से देख जाए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? V के। अब देखो आई, आर बराबर V बटा आई, आर बराबर V बटा आई। ये आगे यह भी दिखाई, ये रहा। अब सुनो, आर है रेजिस्टेंस, साइंटिस्ट है ओम, तो अपने नाम पे यूनिट रखेगा, तो इसको क्या बोल देंगे? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। और इसको एक ग्रीक लेटर में ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे ओम भी लिख दो या ये लिख दो, दोनों दोनों सही। वी आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसको इसमें मेजर करते हैं वोल्ट में। और करंट आपको पता ही है एम्पियर, साहब ने दिया था तो एम्पियर। अब यहाँ अगर आपसे पूछ ले एक ओम कब होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर टू टर्मिनल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट लगा, 1 वोल्ट का डिफरेंट है, और करंट 1 एम्पियर है, तो सिंपल सी बात है उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 1। ये देखो लिखा भी हुआ है। और ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। ये क्वेश्चन आता है भी रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? सिंपल सा, ये रहा एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम। इसको आप ग्रीक लेटर के अंदर भी लिख सकते हो, आर बी बटा आई। और ये मैंने बता दिया 1 ओम किसको बोलोगे? जब 1 वोल्ट हो और 1 एम्पियर, 1 क्या हो? एम्पियर। ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, ये मैंने सारा कुछ बता दिया। और एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे इसमें लिखा ही होगा, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? मान लो इसको ऐसे ए वी को एक मान लिया तो आई, सीधा सा बात है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई की है, मीन्स रुकावट ज्यादा तो करंट कम, करंट ज्यादा तो रुकावट क्या होगी? कम। रुकावट क्या होगी? कम। मीन्स इसको अगर डबल करूंगा तो ये हाफ हो जाएगा, और इसको अगर डबल करूंगा तो ये हाफ हो जाएगा। इसमें यही बात लिखी है, ये देखो
करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, रेजिस्टेंस के। ये लिखा है, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 1/, को इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर कोई चीज 1/, लिखी है तो उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये लिखा है अगर रेजिस्टेंस में अगर डबल कर रहा हूं तो करंट क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, आप याद रखिए। और इसमें आप ना ये मतलब प्रैक्टिकली बेस में मतलब इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो इलेक्ट्रिक करंट को। कैसे, एक कंपोनेंट यूज कर सकते हो, ये देखो लिखा हुआ, इन मैनी प्रैक्टिकल केस नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज करंट इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक आपने करंट को कम या ज्यादा करना है तो ऑब्वियस सी बात है आप रेजिस्टेंस को बढ़ा लो या घटा लो। और जो चीज रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकती है तो उसको क्या बोल देते हैं अपने रेजि, और लिखा हुआ है यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन याद करो जो मैंने आपको पीछे छोड़ा था। अब एक बार वो साइन निकालता हूँ जो आपको पीछे साइन कराया था ना, ये साइन देखो, एक वायर ये है, एक वायर ये, वायर टूटी का मीन्स नहीं है, मीन्स इस वायर के अंदर रुकावट क्या है, ज्यादा, रुकावट क्या है, ज्यादा। मान लो एक ये पाथ है, एक ये पाथ है, तो इसको इजी से फ्लो कर देगा। इसको करने में क्या होगा, इसका मीनिंग होता है वायर ऐसे मोड़ने का मतलब है इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और लगभग लगभग क्या, वो मतलब सारी वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है, किसी का कम हो किसी का ज्यादा हो। और ये रहा वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मीन है आप रेजिस्टेंस को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ये अपने को 2 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो मतलब उसका अप्रोक्स होना होता है, जो इंस्ट्रूमेंट है उससे आप सेटअप कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल में अपने अकॉर्डिंग भी प्रैक्टिकल करते हैं कितने रेजिस्टेंस की वायर लेनी, यही बात इसने बताया। ये लिखा हुआ वेरिएबल रेजिस्टेंस, a component is used regulate current without changing the voltage source। और वोल्टेज के अंदर अपने को करंट चेंज नहीं करना पड़ता, उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, अपने घर के अंदर भी एक रियोस्टेट लगा होता है, ये रहा, जो रेजिस्टेंस को चेंज करता है, जैसे फैन के अंदर लगा होता है, अपने कम ज्यादा करते हैं उसको। देखो अपने उसको मान लो नंबरिंग बढ़ा रहे हैं तो मीन्स फैन तेज हो रहा है, रीजन, अगर आप उसकी नंबरिंग बढ़ा रहे हो मीन रेजिस्टेंस क्या कर रहे हो, कम। रेजिस्टेंस कम करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या फ्लो होगा, ज्यादा, सिंपल सी बात। अगर आप उसको कम नंबर पे कर रहे हो जैसे 1 नंबर 2 नंबर पे कर रहे हो तो फैन धीरे चल रहा है, मीन्स रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया तो आई की वैल्यू क्या होगी, कम। आई की वैल्यू कम होगी तो फैन क्या चलने लगी, धीरे। तो इसका घर पे भी यूज करते हैं, ये बात इसने बताई। अब सुनो, अगर प्रैक्टिकल वे में पूछे ये अपने किया कैसे उसने प्रैक्टिकल, देखो उसने सिंपल सा प्रैक्टिकल ये किया, अलग अलग सेल ले लिए V2 V1 V3 ऐसे करके, इनको सभी को एक साथ नहीं जोड़ा, एक एक प्रैक्टिकल किया। यहाँ इसने वोल्टमीटर लगा लिया, कोई वायर है, ये कंडक्टर वायर ले ली, ये क्या ले ली, कंडक्टर वायर, जिस पे प्रैक्टिकल कर। ये मीटर लगा लिया ताकि ये किसका माप माप कर देगा आपको, करंट का, ये आपको करंट माप के दे देगा। ये वोल्टमीटर लगा लिया वोल्टेज का। देखो पहले एक सेल जोड़ा, एक सेल जोड़ा तो मान लो 1V, क्या है 1V। तो यहाँ मान लो एक सेल ऐड किया इसने जोड़ के, तो यहाँ एम्पियर की कुछ ना कुछ वैल्यू है, मान लो 1 में 1 भी आया तो एम्पियर मान लो 0.1 एम्पियर है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएगा वैसे वैसे एम्पियर की वैल्यू या करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और इन्होंने इन दोनों की वैल्यू ग्राफ बना लिया, और वो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। मान लो ये वोल्टेज है, ये एम्पियर है, आई धारा करंट है, ये वैल्यू लिख ली, ये 1 ये 0.1 वैल्यू लिख ली, मान लो ये 1 लिख ली। तो ग्राफ तो आपको बनाना था 0.2 में ये ग्राफ कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन, क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ ये भी इस ग्राफ मान लो टेबल के अंदर ये सारी वैल्यू पुट कर देना। ये जैसे प्रैक्टिकल बताया अभी अपने, एक वायर ली है, उसको मीटर से जोड़ा है, के से जोड़ा है, ये सारा कुछ ये बताया और कुछ नहीं इसमें। अलग अलग उसने सेल लगाकर अलग अलग प्रैक्टिकल किए और उसने बताया भी वी है वो डायरेक्टली अपोजिंग किसके आ रहा है, आई के। ये रख रहा, ये आई करंट हो गया। ये देखो ऐसे ग्राफ बनाया, ये हो गया आपका यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट अपने करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करें, बैटरी से जोड़ा की और अमीटर लगा लिया यहाँ पे, एक्स वाई यहाँ अलग अलग कंपोनेंट ऐड करेगा। मान लो वोल्टेज सेम रख रहा है, वोल्टेज क्या रख रहा है, सेम, देखो यहाँ लिखा भी होगा, ये वोल्टेज रख रहा है 1.5 V, ये सेम रखिए। यहाँ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को जोड़ के मीटर पे देखेगा करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू। अब देखो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है या अलग अलग कंपोनेंट है तो ऑब्वियस सी बात है इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग। अगर अलग अलग रेजिस्टेंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है, तो इनकी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी क्या आएगी, अलग। यही प्रैक्टिकल इसने किया है, बिल्कुल सिंपल सा प्रैक्टिकल है। बार बार एक्स वाई पहले इसको ऐड कर लेगा मान लो, फिर इसको, फिर इसको, फिर अलग अलग रेजिस्टेंस के कारण इसमें अमीटर में इनकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो देखो किसकी कम आएगी किसकी ज्यादा वैल्यू आएगी, वो तो सिंपल सा ही है। आर आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के। मीन्स
जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें आई की वैल्यू क्या आएगी? कम। आई की वैल्यू क्या आएगी? कम। और ये किसकी तरह काम करेगा? बैड कंडक्टर की तरह। सिंपल सी बात है। जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने की पावर कम है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब ये फ्लो ऑफ चार्ज को एक रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की या किसी कंडक्टर की या किसी की भी, जो क्या करती है? रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ चार्ज को। और अगर मानो किसी का रेजिस्टेंस कम है, किसी का रेजिस्टेंस क्या है? कम, तो उसमें आई इलेक्ट्रिक करंट क्या जाएंगे? ज्यादा। और वो कौन सा कंडक्टर होगा? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर। इस पैराग्राफ में यही बात दी है। ये अगर अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को एक ही वोल्टेज के ऊपर ऐड करके अपने अमीटर के मान लो एक ही वोल्टेज लगाकर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देकर भी अगर अपने आई की वैल्यू निकालेंगे तो भी आई के अंदर क्या आएगा? डिफरेंट। रीजन क्योंकि सभी का रेजिस्टेंस क्या है? अलग अलग। अगर रेजिस्टेंस सेम है और वी भी सेम है फिर ए ऑटोमेटिक क्या करंट क्या आएगा? सेम। करंट क्या आएगा? सेम। यही इसने बताई है, यही बातें इसने बताई है। देखो ये लिखा हुआ ये पूरी एक्टिविटी के अंदर करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट। रीजन आपको पता ही है। और देखो ये लिखा हुआ है, देखो कुछ तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लो को क्या करेंगे? देखो सर्टेन कंपोनेंट है वो तो इजी बात है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। और कुछ क्या करेंगे? रेजिस्ट। कुछ क्या करेंगे? रेजिस्ट। ऑब्वियस सी बात है। जो गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, उनका ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस तो क्या होगा? कम। तो करंट क्या पास करेंगे? ज्यादा। और जो बैड कंडक्टर है, जो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा, तो उनकी करंट क्या होगी? कम। तो वो बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। यही बात इसने बताई। अब सुनो, कोई रेजिस्ट करता ही क्यों है? भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज पास हो रहे हो क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। किसी के अंदर ये अट्रैक्शन ज्यादा है, किसी के अंदर क्या है? कम। कुछ तो कंप्लीटली मूव ऑन करने देंगे इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को, कुछ उसको बांधे रखेंगे। जो जितना ही बांधे रखता है अट्रैक्शन होता है उतना ही उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। तो वो क्या होगा? बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर। ये देखो लिखो ये देखो, नॉट कंप्लीटली फ्री मूव विद द कंडक्टर। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो सकते। वो देखो, रिस्ट्रेन अट्रैक्शन ऑफ एटम अमंग विच दे मूव। और वो उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ये देखो देखो, इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस के काम क्या करते हैं? मूव नहीं कर पाते। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है जो मैंने आपको आराम से बता दिया। देखो ये देखो, गुड कंडक्टर कौन सा होगा? जिसका लो रेजिस्टेंस होगा वो तो क्या होगा? गुड कंडक्टर। ये देखो ऊपर लिखा है मैंने, रेजिस्टेंस लो, करंट उसके अंदर आसानी से फ्लो होगा और वो क्या होगा? गुड कंडक्टर। और ये देखो यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, ये देखो, जिसका हाइयर रेजिस्टेंस है तो वो क्या होगा? पुअर कंडक्टर। बस इसमें यही बात आई। ये देखो, रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम, तो वो क्या होगा? बेड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर। और इंसुलेटर, ये आगे बता दूंगा। इंसुलेटर है उनका हमेशा ही हाइयर रेजिस्टेंस होगा, मींस इनके अंदर तो कभी करंट फ्लो होगा ही नहीं। अगर अपने कहते सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है तो मेटल का। फिर किसका आएगा? नॉन मेटल का। ओ सॉरी, फिर किसका आएगा? एलोए का। फिर किसका आएगा? एलोए का। और जिसमें करंट जाता है नहीं उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। नॉन मेटल का अगर पूछ ले वैसे आगे आएगा रेजिस्टिविटी, उसमें बताऊंगा आपको। आगे चलना, अब इसी इसी के अंदर आएगा सारा बढ़िया डिटेल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब सुनो अभी अपने को करना है, अभी रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस पे करता है। अपने को ये तो पता चल गया रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है किसको? चार्ज को जाने नहीं देती। रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है? रुकावट। रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है? रुकावट। अब ऐसे भी अपने रेजिस्टेंस कैसे कम कर सकते हैं? कौन सी वायर का कम होगा, कौन सी वायर का ज्यादा होगा, इन्हें हम बता सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस याद रखना सबसे पहले तो डिपेंड करता है, यही लिख देता हूँ आपको आगे इजी हो जाएगा। चलिए यहाँ करवा देता हूँ फिर ये सारा समझाना आपको इजी हो। देखो पहले समझ लो, पहली पहली बात याद रखनी, रेजिस्टेंस फर्स्ट फर्स्ट लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर एल पे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। इसका मीन समझाता हूँ। देखो, अगर लेंथ कम है, लेंथ कम, तो रुकावट भी कम ही पैदा होगी, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम। अगर वायर की लेंथ आपने ज्यादा कर ली, वायर की लेंथ क्या कर ली? ज्यादा, तो लेंथ ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा। तो ये लिखा है, रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये साइन याद है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ वायर। फर्स्ट तो ये मिल गया। सेकंड सुनो, सिंपल सी बात है, अगर अपने को 1 किलोमीटर जाना है तो अपने कम मतलब एनर्जी वेस्ट होगी। 2 किलोमीटर जाना है तो एनर्जी क्या वेस्ट होगी? ज्यादा। तो सिंपल सा इससे आप समझ सकते हैं। अब सेकंड सुनो, वैसे समझने को बोला है भैया, इसमें यही होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1।
दूसरा सुनो, क्रॉस एरिया ऑफ वायर, ये भी इसी सही। मानो लेंथ सेम, एक ये वायर है, इस बार एरिया में फर्क, एक ही वायर। नीचे वाले का एरिया क्या है, ज्यादा, इसका एरिया कम और एरिया ज्यादा। अब आपसे पूछूं, अगर इनमें से पानी या कुछ भी चीज निकालनी है आपने, मान लो, तो किस में से चीज निकलेगी? आपको पता है जिसका एरिया ज्यादा है उसमें से, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा और फ्लो क्या होगा, ज्यादा। तो इसका देखो, एरिया कम है उसमें रुकावट क्या होगी, ज्यादा, और जिसका एरिया ज्यादा है उसमें रुकावट क्या होगी, कम। तो इसका कैसे बन सकते हैं, जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के डायरेक्टली ना होके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। ये हो गया। और टेम्परेचर पे याद रखना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, एक बार रेजिस्टेंस कम होता है फिर बाद में रेजिस्टेंस बढ़ता ही है। अगर आप ज्यादा हाई टेम्परेचर ले रहे हो तो याद रखना रेजिस्टेंस हमेशा ही बढ़ेगा, क्योंकि जो चार्ज है या जो भी मतलब हाँ, चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन, उनके बीच में टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो मूवमेंट तो स्पीड से करेंगे, बट लेकिन उनके अंदर कोलिजन खुद के अंदर स्टार्ट हो जाएगी और उसके कारण उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। सॉरी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। मीन्स रुकावट ज्यादा। आप सीधा याद रखना, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, इंक्रीज इन टेम्परेचर, सिंपल याद रखना। अगर आप टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहे हो तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आपको ज्यादा डिटेल करने की इसमें जरूरत नहीं है, पर याद रखना ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बस। अब सुनो, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, और पेन ले लेते हैं। थोड़ा समझ में आ जाएगा, होप सो आपको बेटर समझ में आ रहा है। देखो, रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ वायर पे एंड क्रॉस एरिया ऑफ वायर। लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और एरिया वाला उल्टा है, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। इन दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं, देखो एक और दो को, आर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको पता है ये डायरेक्टली है तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। ए से मिलता है, इसको बोलते हैं रो, एल ए। ये न्यू कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट था पर ये भी कांस्टेंट है। ये याद रखना सबसे मेन, यहाँ पे ये तीसरा ये पॉइंट है, ये इसका तीसरा पॉइंट स्टार्ट हो गया। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ वायर, नेचर ऑफ वायर या कंपोनेंट, नेचर ऑफ वायर या कंपोनेंट, ये भी है। पर ये तो सिंपल लिखने की जरूरत नहीं, आप जैसे लास्ट में लिख के आ जाओ, अभी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस मतलब बढ़ेगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। ये याद रखना, नेचर ऑफ वायर, रो। रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस जैसे ही है, पर याद रखना इसमें थोड़ा फर्क है। ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड है, नेचर ऑफ किस पे डिपेंड है, मटेरियल पे। इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स। चाहे 1 मीटर लंबी तार लेना, चाहे 10,000 मीटर लंबी तार लेना, रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब सुनो, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के, रेजिस्टेंस के। अब एक बात याद रखना, जिसकी रेजिस्टिविटी कम है तो उसका ऑब्वियस सी बात है, एक नेचर मान लो रेजिस्टेंस भी उसकी क्या होगी, कम। मींस वो गुड क्या होगा, कंडक्टर। गुड क्या होगा, कंडक्टर। सबसे बढ़िया कंडक्टर अगर आपने लेना है तो उसका रेजिस्टेंस आपको याद है कम रखना है, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टिविटी के। कुछ मेटल ऐसी है जिनका रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कंपेयर करोगे तो कम आएगा। रीजन, क्योंकि उनकी एक चीज है जो है रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी, उसकी वैल्यू क्या है, कम। रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, कम। आपको करवा देता हूँ, देखो ये लिखा हुआ, ये देखो कंडक्टर लिखे। बस आप एक बार ये देखना, कंडक्टर की वैल्यू देखो, -10, 6 से लेकर, ये याद नहीं करना पर याद वैसे देख लो आप इसको। देखो, रेजिस्टिविटी की वैल्यू -6 से लेके -8 तक, ये होते हैं गुड कंडक्टर। इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम, क्योंकि माइनस में, क्या है, माइनस में। और सबसे बढ़िया अगर आपसे पूछ ले गुड कंडक्टर कौन सा है, याद रख, जिसकी रेजिस्टिविटी कम है, ये लिख ही लेना, तो वो सबसे ज्यादा क्या है, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर सबसे बढ़िया कंडक्टर, सबसे बढ़िया कंडक्टर। जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। देखो, रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो रेजिस्ट करेगा फ्लो ऑफ चार्ज को, मीन्स वो नॉन कंडक्टर होंगे। और ये देखो, 10 से लेकर 10 की 14 तक, इतनी किसी की रेजिस्टिविटी हो रही है तो वो याद रखना, तो इसमें आएंगे इंसुलेटर्स में। मीन्स इनमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। अगर आपसे पूछ ले
पेपर वगैरह, ग्लास वगैरह, ये सारे के सारे बैड कंडक्टर या सॉरी इंसुलेटर क्यों है? क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो इनका ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा। और ये बहुत ही ज्यादा विरोध करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, और इनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। अब सुनो एलॉय। एलॉय कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा, कंडक्टर से कम सॉरी, इन दोनों के बीच का मतलब रहेगा इसमें, इसमें ये रहा, इनका भी इस्तेमाल करते हैं एलॉय का। क्या रखना? एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, मींस कंडक्टर से थोड़ी सी ज्यादा इनकी क्या रहती है? रेजिस्टिविटी। बट इनके अंदर भी कंडक्ट तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो जाती है, वो आगे आपको बताऊं। ये याद रखना, अगर आपको कह दे सबसे बढ़िया कंडक्टर क्यों है और कौन है, सिल्वर। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी क्या है? कम। रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस कम, और इलेक्ट्रिक करंट मतलब सबसे बढ़िया कंडक्टर, सबसे बढ़िया कंडक्टर। उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम। सिल्वर आपको पता है महंगा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसलिए अपने वायर किसी करते हैं, कॉपर की या एल्यूमिनियम की। अगर आपको कहते हैं सबसे बढ़िया वायरिंग करनी है आपने, तो इनमें से क्या लगाओगे? वो लगाओगे जिसमें रेजिस्टिविटी कम है, ताकि आपकी फालतू की एनर्जी वेस्ट ना हो। तो आप सिल्वर की लगा लो, उसके बाद कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। और याद रखना, ये दिया भी हुआ है घरों के अंदर, अगर लाइटिंग अगर अपने काम कर रहे हैं वायर वगैरह, तो किसके जाते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम, क्योंकि सिल्वर एक्सपेंसिव है। चलेंगे, ये हो गया सिंपल सा। ये याद रखना इसलिए बोला कि नेचर ऑफ वायर या नेचर ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल या वायर। इसकी वैल्यू, ये एक बात ये भी याद है, रेजिस्टिविटी आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है। ये क्या है? फिक्स। और ये मैंने अब आपको सारा करवाया था, ये इसमें पढ़ते जाओ, ये देखो वो आपको सारा समझ में आ जाए, जो जितना क्राइम है। देखो, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये मैंने लिख ही दिया। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, और एरिया की क्या करता है? क्रॉस सेक्शन एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेंथ 1/, ये पूरा रो हो गया, ये क्या गया? रो। और ये रन लिखा हुआ रो, रो क्या है? रेजिस्टिविटी। ये लिखा रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? करैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और मेटल की वैल्यू इसमें कितनी रहती है? ये लिखा हुआ सबसे कम 10 की -6 से 10 की, इसको ऐसे लिख सकते थे, मैंने वैसे लिख दिया उल्टा, ऐसे लिख लेना बेटा, जैसे याद तो रखना नहीं है, याद रखना, ये इतनी रहती है। अब आगे सुनो, अब आपको ना ये बताता हूँ, ध्यान देखो। आर क्या आया था? रो, एल ई। रो को लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, आर ए एल। आर क्या होता है? ओम। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या होती है? मीटर। तो अगर रो का पूछ लिया आपसे तो क्या आएगा? ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते, ओम इंटू मीटर, ये लिखो, ओम इंटू रेजिस्टिविटी का, किसका है? रेजिस्टिविटी का। और ये मैंने आपको बता ही दिया, जिसकी रेजिस्टिविटी कम रह रही है तो वो क्या होंगे? गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। और इंसुलेटर, रबड़ वगैरह आपको पता है इनकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सारे के सारे क्या है? इंसुलेटर, इंसुलेटर। आगे आपको दिया हुआ है एलओए की, ये देखो, एलओए की रेजिस्टिविटी मेटल के कंपेयर में क्या रहती है? ज्यादा, लिखा भी हुआ ये रहा। बट एलओए भी इस्तेमाल आते हैं, कंडक्टिविटी तो इनकी भी है कुछ ना कुछ, ये देखो। बट अब ये क्वेश्चन आता है, भी अगर आपने प्रेस, हीटर, मान लो कोई भी ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी वायरिंग प्योर मेटल के कंपेयर में आप एलओए की क्यों करते हो? देखो, एलओए की रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा है, मींस कंडक्टर तो है, बट इनका एक फायदा है। फायदा देखो क्या है, एलओए है वो डू नॉट ऑक्सीडाइज, जब इनको आप गर्म करोगे हीट प्रोड्यूस होगी तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे हाई टेम्परेचर पे, तो ये इनकी एडवांटेज होगी ना। मेटल होती तो वो तो मान लो ऑक्सीडाइज हो जाती है और खराब हो जाती, तो ये खराब नहीं होती, तो इसलिए ये देखो लिखा भी है, फॉर द रीजन दे आर कॉमनली यूज इन द इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। ये क्वेश्चन आता है, देख लो ये लिखो, इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर इनके अंदर आप प्योर कंडक्टर जो मान लो मेटल है, प्योर मेटल है, उनकी वायरिंग ना इस्तेमाल करके एलॉय की क्यों करते हैं? क्योंकि एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या रहती है? थोड़ी सी इनसे ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट भी क्या निकलेगी? ज्यादा। वो आगे हम आपको करवा देंगे। और ये आपको पता ही होगा, टंगस्टन भी इन सभी के काम दिए, टंगस्टन भी एक क्या है? एलॉय है। और टंगस्टन का इस्तेमाल आपको पता है बल्ब के फिलामेंट में होता है, ये इसने स्पेशल दिया है। ये टंगस्टन किस में यूज होता है? इसमें। और ये मैंने बताया था अभी, घरों में अगर लाइटिंग करनी है तो कौन सी वायर लगाओ? या तो सिल्वर की, या कॉपर की, या एल्यूमिनियम की। ये महंगी होती है, तो इसके बाद तो दो ही वायर होती है, कॉपर एंड सिल्वर। फिर कॉपर एंड एल्यूमिनियम आज जनरली इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन, याद रखो, ये सिंपल सा।
और ये आपको याद नहीं रखना, पर याद वैसे मतलब ध्यान में रखना है बस भी, इनकी ऐसी ऐसी वैल्यू होती है। रेजिस्टिविटी होती क्या है, पर याद रखना रेजिस्टिविटी क्या है, नेचर है किसी मटेरियल की, क्या है नेचर। रेजिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस भी कम, रेजिस्टेंस कम है तो वो एक बढ़िया से बढ़िया कनेक्टर है। होप सो आपको ये बढ़िया समझ में आ गया होगा। और आर किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया ऑफ वायर पे, एंड टेम्परेचर पे, और मटेरियल ऑफ वायर पे। ये हो गया सिंपल सा। अब कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाता देता हूँ, सिंपल सिंपल जितने अपने को फॉर्मूला लिखे थे आज तक बस उनसे ही करना है। मैं फिर लिख देता हूँ अपने यहाँ तक अभी तक कितने किए देखो। एक तो ये किए आई क्यू अपॉन टी, और क्यू आई इंटू टी, वी वाला किया था डब्ल्यू अपॉन क्यू। जितने अपने किए हैं यहाँ तक वो सारे, वी बराबर आई आर, आर बराबर वी आई, याद रखिए आई बराबर वी बटा आर। और ये भी अपने किए आर बराबर ओ एल ए। कितने फॉर्मूले अपने इस्तेमाल किए। ये पता ही होगा, आई करंट है एम्पियर में, चार्ज क्या वो चार्ज होता है कूलाम में, पी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट के अंदर, यूनिट भी बता रहा हूँ साथ साथ। आर आपको पता है रेजिस्टेंस ओम, रो आपको पता है रेजिस्टिविटी ओम इंटू मीटर। अब सुनो सिंपल सा, वी लगाया भाई इसमें 220 वोल्ट, और सोर्स इसमें फिलामेंट है, उसमें ओम कितना मतलब रेजिस्टेंस कितना लगा है 1200 ओम। तो अपने को आई पूछा है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर 220 बटा 1200। इसको आप कैंसिल से कैंसिल करोगे, 11 बटा 60। अब इसको डिवाइड करके अगर आप इसकी वैल्यू निकालो कितने आएगी, 0.18 एम्पियर, 0.18 एम्पियर। बाद में कह रहा है अभी वोल्टेज वही रखनी है, मेरा इस बार इसको रेजिस्टेंस कितने से जोड़ा है 100 ओम से, तो इस बार करंट अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा था, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट क्या आया कम, इसमें रेजिस्टेंस क्या किया दिया कम तो करंट क्या आएगा ज्यादा। ये देखो अभी इस बार वही फॉर्मूला, वी अपॉन आर, वी अपॉन आर 220 बटा 100, 2.2 एम्पियर। अब यूनिट याद रखना एम्पियर। ये हो गया सिंपल सा। अब आगे क्वेश्चन क्या दिया है, एक टर्मिनल इलेक्ट्रिक हीटर है, उसमें वी लगाई है आपने 60 वोल्ट, वी लगाई है आपने 60 वोल्ट, और करंट दे रहे हो उसको 4 एम्पियर का, रेजिस्टेंस पूछा है तो सिंपल सा आर बराबर वी अपॉन आई। इसको अगर काटोगे तो कितना आएगा 15 ओम, 15। अब ये कह रहा है अगर मैं v को इंक्रीज कर रहा हूँ 60 से 120, v को कर रहा हूँ 60 से 120, तो अब मेरे को बताओ कितने एम्पियर उसके अंदर करंट जाएगा। और आपको रेजिस्टेंस सेम रखना है 15 का 15। देखो याद करो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ये 60 से 120 हो रही है तो ये ऑटोमेटिक आपको 15 से कितना हो जाएगा, सॉरी ये 4 से कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। ये तो एक आप इसे लॉजिक बेस भी कर सकते हो, ऐसे आप इसको कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, 120 बटा 15 ये आपका 8 एम्पीयर आया। कैसे, क्योंकि वोल्टेज बताओगे तो आपको पता है क्या इंक्रीज होती है करंट, क्या इंक्रीज होती है। चलो मैं आपको ना एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको सारा समझ में आ जाएगा। चलो आगे बताऊंगा, पहले ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन वैसे आने वाला नहीं है, बाकी मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि इसमें ना टेबल यूज करनी पड़ती है। ये क्या करता है अभी रेजिस्ट, इस क्वेश्चन में क्या कहेगा, ये आपको ना कुछ कंडीशन दी है उससे आप रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालो, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालने के बाद पता है आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू देती है मटेरियल के ऊपर फिक्स, इस मटेरियल की ये है, इस मटेरियल की ये, उस रेजिस्टिविटी की वैल्यू को इस जो पीरियोडिक टेबल है उसमें से देख लो, जैसे कोई भी वैल्यू है फिर आपको उस मेटल का बताना भी मेटल कौन सी है कौन सा मटेरियल। तो अगर ये क्वेश्चन है तो आपको ये टेबल देनी पड़ेगी, इतना आपको पता है कोई दिमाग लगाएगा नहीं। अब ये क्वेश्चन क्या है वो सुनो पहले। इसमें क्या है, एक वायर है जिसका आर आपको इतना दिया, डायमीटर इतना दिया, आपको डायमीटर से आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, और डायमीटर यहाँ mm में दिया तो आपको डायमीटर को किसमें चेंज करना पड़ेगा पहले मीटर में, कितने चेंज करेगा मीटर से, ये 1000 से इंटू कर लें। लेंथ आपको 1 मीटर दी। अब सुनो आपको पता है रो क्या होता है, आर ए बाई एल, ए बाई एल। आर की वैल्यू दी है, ए नहीं दिया आपको, सिर्फ डी दी है, सिर्फ क्या दिया डी। क्रॉस सेक्शन है तो उसका आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसका सीधा ही फॉर्मूला होता है आई डी स्केयर बाई 4, पाई डी स्केयर बाई 4। अब ये सारी वैल्यू इसने फॉर्मूला बना लिया, एरिया का सीधा लिख लिया पाई डी स्केयर 4, पाई डी स्केयर बाई 4, ये लिखा हूँ पाई डी स्केयर बाई 4 अल्काइल आ गया। इन सभी की वैल्यू पुट करने के बाद, इन सभी को इनटू करने के बाद ये आई रो की वैल्यू, और ये रो की वैल्यू आप इस टेबल के अंदर मिलाओगे तो ये किसकी वैल्यू दी है, ये मैग्नीज की, किसकी दी है मैग्नीज की, इसलिए ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेशन।
ये लिखो, ये इतनी वैल्यू आई है। ये वैल्यू किसकी है? टेबल 12.2 से देख के आपने किसकी रेजिस्टिविटी है? मैग्नीज की। किसकी है? मैग्नीज की। इस क्वेश्चन को हल करना तो कैसे था? देखो, आर की वैल्यू आपको दी थी कितनी? 26। और बताई देता हूँ, एरिया का फॉर्मूला क्या लगा है? पाई डी स्क्वायर बाई 4। डायरेक्ट कर लिया इसने। वैसे क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पर यहाँ पर आर को चेंज नहीं किया, सीधा इसने क्या लिख लिया? डी। डी का अगर ये फॉर्मूला है तो ये अलग होता है, डी स्क्वायर बाई 4 लगा। सेम ही बात है वैसे। अब सुनो, पाई की वैल्यू आपको बताइए, 22/7। डी आपको दिया है ये रहा, जिसने मीटर में चेंज किया था। 2 बार लगाना पड़ेगा। और नीचे 4 लेंथ आपको दे दिया। इसको सॉल्व करने के बाद, इस पूरी इक्वेशन को पूरी सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा, और इस आंसर को आप उस टेबल में देख लोगे, फिर आपको पता चल जाएगा ये वैल्यू किसकी है, उससे आपको मेथड का पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है। इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। देखो, ये क्या बोल रहा है? अभी कोई वायर है, उसका पहले आपका जो आर है, मान लो R1 खुद में 4 ओम, 4 ओम। जब नॉर्मल कंडीशन थी, जैसे मान लो यूनिट सभी से रो का रो एल था और ए था, ये आपको दिया R1 की वैल्यू। अब इसने इस वायर में कुछ चेंज किया। देखो, एक वायर है मेटेलिक जिसकी लेंथ एल है, अक्रॉस एरिया ए, उसका रेजिस्टेंस क्या है? 4। मींस इन सब की वैल्यू इसने दे दी थी 4। इस क्या दे दी वैल्यू? 4। अब कह रहा है इसमें मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। कुछ क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस इसका आप बताओ मेरे को, इसी मटेरियल का जब मैं लेंथ हाफ कर दूं और एरिया डबल कर दूं। एरिया क्या कर दूं? डबल। वैसे अगर कॉमन सेंस से करते हो, देखो लेंथ कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस वैसे कम हो गया, एरिया डबल कर रहा है फिर रेजिस्टेंस और कम हो गया। मेन रेजिस्टेंस इसमें टोटल आएगा वो कम नहीं होगा। और अपने प्रैक्टिकल से करते हैं तो R2 में क्या कंडीशन दे रहे हैं? बस कंडीशन ही फॉलो कर। लेंथ कितनी कर रहा है? हाफ। एल है, आपको यहाँ पे एल नहीं दिया, एल क्या दे दिया? और जो एरिया है तो क्या करना है? तो बस इसी इक्वेशन में लिख दो 2 ये इसने आपको R2 की वैल्यू दे दी। अब इसको सॉल्व करो। रो L/4 A, L/4 A, ये R2 की वैल्यू है। 1/4 कॉमन निकाल लो। 1/4 क्या निकाल लो? कॉमन। तो R2 ऐसे रहेगा, R2 1/4 रो एल ए, रो एल ए। रो एल ए आपको पता है किसके बराबर है? R1 की। ये देखो, रो एल ए किसकी वैल्यू बराबर है? R1 के। R1 की वैल्यू दी हुई है, कितनी ओम दी है? 4। तो ये से हो जाएगा R2 1/4, इस पूरे को क्या लिख दूंगा? 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो कितना ओम बच गया रेजिस्टेंस? 1 ओम। ये कुछ सिंपल सी। ये आपको R1 दिया था 4 ओम, ये कंडीशन बना ली, लेंथ मैंने हाफ कर ली, एरिया दुगना कर लिया, ये 1/4। और इसका इस पूरे की वैल्यू आपको दी। ये पूरा किसके बराबर है? R1 के। ये रहा, और R1 की वैल्यू आपको दी है। सिंपल सा, ये आपका कंप्लीट हो गया। जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या है? बहुत ही कम। और ऑब्वियस सी बात है, कम ही आना था। लेंथ कम कर रहे हो तो भी एरिया रेजिस्टेंस कम हो रहा है। और आपको पता है, अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस और कम होगा, क्योंकि आपने किया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं मेरे पास। हाँ, ये कराता हूँ बॉस। सुनो, रेजिस्टेंस को कौन कौन से सिस्टम में ऐड करेंगे और कैसे कैसे रेजिस्टेंस पे इफेक्ट होगा। ये मान लो अपने के पास 3-4 इंस्ट्रूमेंट, आप उनको सीरीज में ऐड कर रहे हो तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप उनको पैरेलल में कर रहे हो तब रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन चलो करवा देता हूँ। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस कंडक्टर डिपेंड, ये करवाया था ना। सबसे पहला आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, टेम्परेचर वाला और रेजिस्टिविटी वाला, नेचर ऑफ वायर, आर बराबर रो एल ए। ये पूरा आपने लिख के आना है, जो पूरा डिटेल के अंदर। रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है? लेंथ ऑफ वायर की। रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है? क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर। ये सारा सारा आपने लिख के आना है। आगे देखो क्या क्वेश्चन दिया। while current flow more easily through thick wire and a thin wire